जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सुबह जब हम लोगों ने आंखें खोली तो पाकिस्तान से खबर आई कि लाहौर के एयरपोर्ट के पास, वाल्टन एयरपोर्ट के पास 3 ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके बाद रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, कराची, और जैसे जैसे दिन चढ़ा और उसके बाद जैसे जैसे दिन उतरने लगा, एक सीरियल ड्रोन अटैक की खबरें पाकिस्तान से आई। और इस वक्त जब हम आपके सामने हाजिर हैं तो तकरीबन 3 दर्जन ड्रोन अटैक पाकिस्तान पर हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो सिस्टम था, जो एयर एंटी मिसाइल सिस्टम था, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है भारतीय ड्रोन ने। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अब लगातार ये जो हमले जैसे जैसे दिन चढ़ा और जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसके बाद ये क्लियर हो गया, संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि ये ऑपरेशन सिंदूर ही है। और शाम को जब डीआरडीओ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए तो साफ तौर पर कहा कि दूसरे दिन भी हमने बहुत रणनीतिक तरीके से ये अटैक किए हैं। इसके बनस्बत कल देर रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों के ऊपर, जो सीमावर्ती इलाके हैं, पंजाब से लेकर गुजरात तक, जो 15 शहरों पर मिसाइलें दागी। लेकिन हमारे S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एक तरीके से उसने इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम हमारे पास है और बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियारों तक को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। 400 किलोमीटर की दूरी में ये नष्ट करने में सक्षम है। जैसे ही आपकी सीमा में कोई ऑब्जेक्ट आता है वैसे ही ये सक्रिय होकर उसे मार गिराता है। तो हमने अपने 15 शहरों में हमले नाकाम कर दिए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान में त्राही त्राही मची है। इस्लामाबाद में युद्ध का जैसा सायरन बज गया है, वहाँ की राजधानी है। रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ पर तो अभी दोपहर बाद ड्रोन अटैक हुआ और उस स्टेडियम को तबाह कर दिया गया। ये रावलपिंडी की तस्वीरें हैं, रावलपिंडी का जो स्टेडियम है। और यहाँ पाकिस्तान जो PSL है उसकी जो PSL क्रिकेट लीग है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट लीग है PSL, उसका एक मैच शाम को था, डे नाइट मैच। तो अब बुरी तरीके से तबाही हुई। और रावलपिंडी पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सेना का मुख्यालय है, पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है। और आप फर्ज कीजिए अगर पाकिस्तान सेना के मुख्यालय में घुसकर अगर हमने एक तरीके से सैन्य जो इस्टेब्लिशमेंट पे उन पर अटैक नहीं किया, लेकिन जिस शहर में मुख्यालय है वहाँ हमने स्टेडियम को दमीदोज कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि मुख्यालय में क्या क्या, और जिस दिन हम चाहेंगे मुख्यालय को भी नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। वहाँ के फौजी जो दहशत में हैं और वहाँ के नागरिक तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी रातों की नींद हराम हो गई। बहुत सारी बाइट्स, बहुत सारे लोगों के बयानात हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो इतना तनी के बीच इंडियन आर्मी लगातार स्ट्राइक कर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी कितने दिन चलेगा ये पता नहीं, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली में ये ऑपरेशन सिंदूर का ही जो पार्ट 2 है, फेज 2 है, ये स्वीकार किया सरकार ने। और अभी 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर जो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही हैं, कहीं द्विपक्षीय सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो जाए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश आपसी इनकी लड़ाई है, ये बंद करें। पाकिस्तान और भारत मेरे लिए दोनों बराबर के हैं। तो इस बयान के मायने भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको भी हम डिकोड करेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन भारत पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी बदले की कार्रवाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। हमारे आला दर्जे के जो ड्रोन हैं उनको पाकिस्तान का जो एयर सिस्टम है, जो एयर सिक्योरिटी सिस्टम है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और हमारे जो ड्रोन हैं, एक ड्रोन ने उनका एयर सिक्योरिटी सिस्टम ही नष्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर सियालकोट और रावलपिंडी और तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर 9 का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसे भी ड्रोन हमले में भारी नुकसान हुआ है। लाहौर के अलावा गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, बहावलपुर, मियांवली, कराची, चूर,
मियानो और अटक में भी ऐसे ड्रोन अटैक हुए हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करते हुए भारत के सीमावर्ती इलाके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उतरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन इन सभी हमलों को काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, बेअसर कर दिया। जो मिसाइलें दागी गई थी वो खेतों में जमी दोज मिली। इन हमलों में मलबे के जो मलबे हैं वो खेतों से बरामद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही ज़बरदस्त दोनों देशों के बीच तनातनी और जो कार्रवाई है। भारत लगातार आतंकी हमलों के जो जिम्मेदार हैं आतंकवादी संगठन, इस वक्त जो मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार कल मारा गया था, जैश ए मोहम्मद के कभी चीफ हुआ करते थे मौलाना मसूद अजहर, अब उनका भाई मौलाना मसूद असगर इसका चीफ था। जैसे मोहम्मद का असगर कल घायल हुआ था, उसकी आज मौत हो गई। इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर जारी, सीमा पर भेजे जाएंगे जो कंपनियां हैं अर्धसैनिक बलों की, वो सीमा पर भेजी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 137 कंपनियां भेजने का इंतजाम किया गया है। आदेश दिया गया है बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती को और पुख्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर 137 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया गया। जी 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 तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी और अहम खबर है और इसके मद्देनज़र अब धीरे धीरे मोबिलाइजेशन हो रहा है और भारत अब लगातार अब हर पल पल अपडेट आ रही है और पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत लगातार आक्रमण कर रहा है। और ड्रोन अटैक, मुझे लगता है कि बहुत आला दर्जे के ड्रोन का इस्तेमाल भारत ने किया है। भारत ने बहुत आला दर्जे के ड्रोन का इस्तेमाल किया है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ड्रोन अटैक बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान तो हुआ ही है। वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता में बेहद दहशत का माहौल है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मोहम्मद डॉक्टर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, बहुत स्वागत अमीन साहब। रजनीश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, डिफेंस और विदेश मामलों के जानकार हैं। आरसी वाजपेयी साहब हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, बहुत लंबा अनुभव है वाजपेयी साहब को। आपने बहुत सारे जो यौद्धिक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है और एक भारत के एक जाबाज और बहादुर सपूत हैं। मंजू सेठ फार्मर एम्बेसडर हैं, वो भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। और हरजिंदर सिंह पंजाब से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। हरजिंदर सिंह, इस वक्त जो कल रात से लेकर अब तक जो माहौल बना और ये तमाम शहरों पे मिसाइलें दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए, वहाँ जो सीमा पर एक तरीके से बहुत हाई अलर्ट है और ब्लैकआउट की भी बातें वहाँ सामने आई हैं। अब वहाँ किस तरीके का माहौल है हरजिंदर? जी सर, ये बात की है, जैसे ब्लैकआउट की बात की जाए तो पहले कल रात को 9 बजे 9:30 बजे आधे घंटे का था, 2 के रात को बढ़ा दिया। आज की बात की जाए, आज जो ब्लैकआउट होगा 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगा। यदि तो अपनी मामले की बात करते हैं तो जैसे जिला अमृतसर में जेठुआ गांव में जो बम फेंकी गई थी, उसका तो गांव के नजदीक नहीं थे, उसके चलने को जान नुकसान तो नहीं हुआ। ये पंधेर गांव की बात की जाए, वो भी जिला अमृतसर में पड़ता है। भगत चूड़िया तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, उससे 3-4 दूरी पे होने के कारण वो भी एक खेतों में जाकर गिरा था। खेतों में गिरने के कारण धमाका हुआ था। धमाका होने के कारण जो कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। तो ये प्रशासन की बात है, प्रशासन वहाँ जो मीठा केस DSP थे वो पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंच चुकी है। तो यदि पार्टी बैठ की बात की जाए, डेरा बाबा नान या रमदास की बात की जाए तो यहाँ जो ठीक है, हरजिंदर की आवाज़ बाधित हो रही है। मुझे लगता है हरजिंदर की बातें दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको बाद में फ़ोन पर जोड़ा जाए। हमारे साथ इस बीच इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको साहब भी जुड़ गए हैं। नवेद भाई स्वागत। और सीधे रुख एयर मार्शल आरसी वाजपेयी साहब का। वाजपेयी जी,
कुल मिलाकर कल एक शानदार तरीके से, एक बहुत रणनीतिक तरीके से, बहुत स्पेसिफिक तरीके से हमने जिस तरीके से आतंकी अड्डों को तबाह किया, आतंकवादियों को मार गिराया। आज जब सुबह हुई तो लाहौर एयरपोर्ट के पास से ड्रोन अटैक की खबरें आई और 9-10 बजते बजते ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये किसके ड्रोन हैं। तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू निकले तो एक संकेत मिला कि भाई हमारा जो ये ऑपरेशन है ये अभी जारी है। और राजनाथ सिंह ने तो अभी थोड़ी देर पहले स्पष्ट कर दिया कि नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर है जारी है और आज उसका दूसरा दिन था। सफलतापूर्वक हमने बहुत सारे जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अब जिस तरीके से भारत पर पाकिस्तान की जो अटैक हुए हैं रात में, तो इन दोनों स्थितियों को देखते हुए, जवाबी अटैक को देखते हुए, कहीं इस बात का खतरा तो नहीं है कि सीधा सीधा ये युद्ध हो जाए आतंकी अड्डों पर हमला करते करते? वाजपेयी जी, भारत ने बड़े संयम से काम लिया था जी। जब कल सुबह उनके आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया था जी। और हमारा एक लिमिटेड ऑपरेशन था, गेडेड ऑपरेशन जी। केवल हम उनके आतंकी अड्डे जो हैं, उनके आतंकवाद के जो अड्डे हैं जहाँ ट्रेनिंग होती है जी, और जहाँ से हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं जी, हम उनको बिल्कुल निरस्त कर देंगे हम। ये एक लिमिटेड ऑपरेशन था जी। दूसरा, ये कभी उम्मीद ये नहीं थी कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से हमले के लिए आ जाएगा, पर उसने जो किया रात को हमारे यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन से हमले किए, उसका जवाबी तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी हमको। अभी तक हम बड़े संयम से काम कर रहे थे कि हम कहीं ना मिलिट्री पे हमला करेंगे ना सिविलियन एरिया में हमला करेंगे, मगर उसने सिविलियन पे भी हमला किया। हमारे कई नागरिक मारे गए, हमारी बिल्डिंगें, गुरुद्वारा और मंदिर, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाई जब हुई तभी निश्चय किया गया कि भाई कुछ तो कार्रवाई हमको भी करनी पड़ेगी। पर जैसी कि रिपोर्टें बाद में आई तो उसने एक तरह का पूरा हमला शुरू कर दिया है, एक तरह का युद्ध की स्थिति उसने पैदा कर दी है। हम कभी नहीं चाहते थे कि हम इस युद्ध में आवें, भारत कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति के उसको संभालने के उसमें धुन में था बराबर, और अभी भी है। कई प्रयास किए गए, पहले भी आपने देखा होगा, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे मणिपुर का हो, लोग हमें खींचना चाहते थे लड़ाई में। वो हम लोग बड़े मतलब होशियारी से इससे बचते रहे कि हम उसमें शामिल न हो, नहीं तो हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। मगर इसने मजबूर कर दिया पाकिस्तान ने हमको इसमें आने के लिए। और जहाँ तक सवाल रहा नुकसान का, कि वहाँ अभी आप सुन रहे थे कि पंजाब में कुछ नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ उनके ड्रोन से, तो ड्रोन से नुकसान तो होगा जरूर। जब लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों में कुछ न कुछ नुकसान होता है जी। उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं, हमेशा हर लड़ाई में हुई है। पर आप देखेंगे कि हर लड़ाई में पाकिस्तान ने पहल की हमेशा। यहाँ पहल उसने की हमारे जो मतलब निरीह नागरिक थे उनकी हत्या करके, तो पहल उसने फिर की, मगर उसका प्रतिशोध करना भी बहुत आवश्यक था हमारे लिए जी। और अब चूंकि उसने शुरू कर दिया है, जैसा उसने पहले किया सन 47 में, सन 65 में, सन 71 में और 99 में भी हमारे यहाँ जबरदस्ती घुसाया, तो वो तो हरकत से बाज नहीं आएगा। अब उसका यही है कि वो उसको इसका आतंकवाद तो समूल से नष्ट करना ही है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में कभी जीता नहीं है वो जी। और अभी भी कुछ जीतेगा नहीं, मगर हाँ नुकसान जरूर पहुंचा रहा है वो थोड़ा बहुत, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जितना भी एट्रिशन होगा वो देखेंगे कितना नुकसान हो रहा है और कहाँ पर हमें कार्रवाई करनी है। तो सेनाएं हमारी सक्षम है, हमारी वाजपेयी सर, मैं उसी पे सवाल पे आ रहा हूँ। आप ही के साथ में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जिस वक्त जो पुराने युद्धों की बात की, कई युद्धों का आपका अनुभव है, तब की एयरफोर्स, तब की वायुसेना और आज की वायुसेना को आप कहाँ पाते हैं अगर हम तुलना करें तो? बहुत फर्क है। हमारी टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास नए वेपन्स हैं, नए हमारे जो टूल्स हैं, जिनकी मदद से हम लाइन ऑफ साइट के पीछे तक बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट हमला कर सकते हैं। 125 किलोमीटर दूरी के हमारे पास मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज भी हैं, हैमर की तरह। तो तरह तरह के हमारे पास वेपन्स भी हैं और नए नए जहाज भी हैं, जिनके जरिए से हम तमाम तरह के वेपन एक साथ जहाज पर लगा सकते हैं और समय के अनुसार और जैसी स्थिति हो उसके अनुसार हम अपने वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और जैसा कि हमने किया कल जो किया गया वो ऐसे ही ऑपरेशन था कि हर जगह एक ही हथियार नहीं लगाते हैं जी, अलग अलग हथियार जहाँ जहाँ जरूरी थे वो लगाए गए। पहले ऐसा नहीं था,
आपको याद होगा सन 47 की लड़ाई में जी हमने डकोटा इस्तेमाल किया, जी जी और डकोटा को इम्प्रोवाइज करके उसके अंदर से फिर हमारे पास जो नेट जहाज थे उनकी टेक्नोलॉजी अब बड़ी पुरानी हो गई है जी और हमने उसको इस्तेमाल किया, मगर हमारे जो कुशल पायलट्स थे उन्होंने उसको उस सेबर जेट्स को भी मात दे दी और कई सेबर जेट को भी गिराया था उसने। जी मगर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी सुदृढ़ है, जो भी बाहर से ली हमने, कुछ हम लोग बना रहे हैं अभी, जो बन रही हमारी, चाहे वो तेजस एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ध्रुव एयरक्राफ्ट हो, और जितने भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, और हम सक्षम हैं इस मामले, कोई दिक्कत नहीं। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मिसाइल्स डेवलप हो रहे हैं, हमारे पास नए नए मिसाइल्स हैं, ग्राउंड टू एयर, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो हर तरह की मिसाइल हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, और ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि हम हर जगह अपना जहाज नहीं भेज सकते, न भेजना चाहेंगे। जी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी आ गई है कि जिसके सहारे हम डीप जा सके, कि नीचे लेवल ये तक जा माना करके। जाए वाजपेयी जी की जो ड्रोन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आला किस्म के ड्रोन है हमारे पास, तो क्या ये ड्रोन युद्ध का जो एक तरीके से परिवेश, युद्ध का जो एक तरीके से पूरा जो सामरिक परिस्थितियों को बदल चुका है पूरी तरीके से? बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। जो अनमैन टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हमारे पायलट को नहीं जाना पड़ता है दुश्मन के इलाके में, और जो वैसे भी इलाके हैं कि जहाँ पर पहुँचना संभव नहीं है थल सेना द्वारा, वहाँ पर हमारे ड्रोन पहुँच करके वहाँ नुकसान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया पहले, चाहे वो एक सरकार द्वारा हो, दूसरे देश में जा करके और किसी को टारगेट बनाया गया है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में वो हमला करता है। अभी रावलपिंडी में वो देखिए, आपने देखा होगा, जी वो ड्रोन अटैक था जिसमें रावलपिंडी का जो ऑडिटोरियम है वो बिल्कुल नष्ट हो गया। इस प्रकार से ड्रोन द्वारा उसने एक टेक्नोलॉजी बदल दी, नई उसकी रूपरेखा बन गई, और बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है। हमारी डीआरडीओ जो है वो काफ़ी इसको डेवलप कर रही है, काफ़ी कुछ डेवलप कर चुके हैं तरह तरह के, जो काफ़ी ऊंचाई तक हमारे ड्रोन जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी उसकी एंड्योरेंस है। अब हम नंबर फिगर तो नहीं देंगे अभी, मगर हाँ इतना है कि काफ़ी ऊंचाई तक और काफ़ी स्पीड उसकी भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी लोड ले सकता है। तो जहां हम दुश्मन के इलाके में एक ड्रोन भेज करके उस पर नुकसान कर सकते हैं, हमें वहाँ पे हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नहीं करेंगे, नहीं भेजेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये तो पूर्ण युद्ध शुरू हो गया है, और अब हमें कोई झिझक नहीं है। हम अपनी नेवी भी इस्तेमाल करेंगे, एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रकार की आवश्यकता जहाँ पर होगी हम उस तरह का वेपन, उस तरह की टेक्नोलॉजी और उस तरह का अपना जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है वो करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछूंगा, जो परिस्थितियां हैं, क्या आज जैसा कि आपने कहा भी अभी कि अब ये क्या पूर्ण युद्ध की तरफ जा रहा है, ये पूरा जो प्रकरण है वाजपेयी जी? या बिल्कुल, जो पाकिस्तान की ये कार्रवाई हुई है आज, ये पूर्ण युद्ध की तरफ ही इशारा कर रही है। और बचा क्या पूर्ण युद्ध में, उसने अपनी एयरफोर्स डिप्लॉय कर दी है, ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं, नेवी पे खैर हम लोगों ने वहाँ पर उसका घेर रखा है, कराची एयरपोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट, तो वहाँ पर वो तो फंसा हुआ है। अब हमें इस्तेमाल करना होगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर भी उसके रडार हैं, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे ड्रोन पे दनादन फायर करते जा रहे हैं, और वो कहीं भी पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा रोक पाने में, जबकि वो बड़े दावे कर रहा था कि हमारे पास ये सिस्टम है, वो सिस्टम, उसका एक एयर सिक्योरिटी सिस्टम नष्ट भी किया हमने। अब देखिए, पाकिस्तान की जो झूठ की आदत है तो वो तो उसके जीन्स में है। लोगों को भ्रमित करना, झूठा एक तरह का प्रचार करना। जब जब लड़ाई हुई, आपने देखा होगा, हर लड़ाई में कितने दावे करता रहता है वो। अभी कह रहा था कि रफेल के कितने जहाज गिरा दिए हमने। तो इस तरह का मतलब अनर्गल बातें जो हैं उसके पास बहुत हैं, और ये मशीनरी ऐसी है जो हमारा ख्याल है कि उनकी सरकार ही चला रही है, ISI चला रही है जी। कि किस तरह का भ्रामक प्रचार करना और हमारे जो नागरिक हैं उनको भ्रमित करना। तो हम चाहेंगे कि हमारे नागरिक जो हैं ऐसे भुलावे में ना आवे, छलावे में ना आवे, और ऐसे विश्वास न करें जब तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट सरकार की तरफ से ना आवे। ठीक बात है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एयर मार्शल रिटायर वाजपेयी जी ने जिस तरीके से चीज़ों को बताया कि अब वो मान रहे हैं कि अब पूर्ण युद्ध में बचा क्या, वो हम ही से सवाल कर रहे हैं कि भाई, मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या ये हम पूर्ण युद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो वाजपेयी जी ने खुद ही कहा कि बताइए,
अब इसमें बचा क्या, सब कुछ तो हो रहा है। तो हम लगभग मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों में ये पूरी तरीके से जो पूर्ण युद्ध कारण क्षेत्र बदल जाएगा और बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने होंगी, लेकिन हम हर चुनौतियों को हमने पार किया है और इस बार भी हम जरूर इनको पार करेंगे और जीतेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक अपडेट, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो सारे गाने, पॉडकास्ट, वीडियो, टीवी सीरियल, वेब सीरीज सब पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। पहले ही बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया था, तो ये एक और सख्ती की गई है। मोहम्मद अमीन फार्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपके पास मैं सीधे रुख कर रहा हूँ। अब आज दूसरे दिन जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं, जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिली, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा ही मतलब डिप्लोमेटिक भी नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान और भारत मेरे लिए दोनों बराबर हैं और हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे नहीं कोई किसी के पास जाता है कि भाई साहब मदद करिए, तो कहता जाइए आगे बढ़िए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इस तरह उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तो क्या वास्तव में, जिसको हम समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा खैरख्वाह है अमेरिका, तो क्या वही वाली स्थिति अभी भी है कि जिस तरीके से निक्सन को इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था, तो क्या अब हमें भी अब बहुत सतर्क रहना पड़ेगा अमेरिका के फ्रंट से, क्योंकि अमेरिका भी बहुत उस तरीके से ढुलमुल टाइप नज़र आ रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। आप बेहतर बता सकेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन। अनम्यूट करिए प्लीज जी। विदेश मंत्रालय कभी ईस्ट पॉलिसी पे कभी वेस्ट पॉलिसी पे यकीन करता था, लेकिन आपको पता होगा कि बहुत पहले की बात है और आज तक, जैसे कि इसने कहा था कि हम बेड़ा भेजेंगे अपना 7वां बेड़ा और बांग्लादेश बन गया, इसी तरह से इसकी एक आदत है डिप्लोमैट, रियल डिप्लोमैट जिसको कहेंगे, वो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी अपने ही कांग्रेस के थ्रू जो होता है वहां पर नियम कायदे कानून के तहत चलता है। उसका देखिए हमेशा से ध्येय रहा है कि हमारा जो पीओके है उस आज़ाद कश्मीर को हम लोग बीच में बैठ के निपटाएं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बात करें और उसे हम अपना बेस बना लें। आपको मैं क्लियर कर बताना चाहता हूं कि जो हमेशा से अंदाज रहा है वो ये रहा है कि उसकी हमेशा चाइना से दुश्मनी थी, रशिया से दुश्मनी थी, और वो ईस्ट एशिया में आप देखेंगे कि कोरिया की बात करें तो ये चाहता क्या है कि इतनी दूर है ये इस प्लेनेट से, तो काफ़ी दूसरी दुनिया है, या जाने में भी 16-17 घंटे लगते हैं बाई एयर अगर रेगुलर जाएंगे। तो उसने चाहा है हमेशा कि हमें यहाँ पर एक बेस मिल जाए, उस बेस की तलाश में है। और आपको याद होगा कि हमेशा इनके डिप्लोमेट, इनके मिनिस्टर्स, इनके प्रेसिडेंट यहाँ इंडिया में आते रहे, खातिर होती हुई सब बातें करते थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान जाते थे वापसी में तो पाकिस्तान को हथियार अनाउंस करते थे, पैसे की हेल्प अनाउंस करते थे। जो इनके रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही दिया, वो सच्चाई बताई उसने कि हम 30 साल से आतंकवादी गतिविधियों को हम पाल रहे थे और आतंकवादियों की नर्सरी लगा रखी थी। रीजन क्या था, ये सप्लाई करता था, यानी नर्सरी जो थी आतंकवादियों की उनकी सप्लाई की जाती थी, वो अमेरिका के कहने पर। जी, इस बात का भी जिक्र किया है उन्होंने, अब्बास ने, ख्वाजा अब्बास ने एजेंट था और उसने रशिया के टुकड़े किए और ये डायरेक्शन था अमेरिका ने फिर बाद में उसको पाकिस्तान में मारा। तो ये हमेशा इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इन पे यकीन तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। इस बात को अच्छी तरह हमारा इंडिया समझता है, लेकिन अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान इनके चक्कर में फंस गया और फंसने के बाद है आज उसके पूरे दिन आ गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए, अपनी बातों में निर्भर होना चाहिए, दूसरे पर नहीं होना चाहिए। आज हमारा भारत जो है वो अपने ऊपर निर्भर है, और आज 62 और 65 का हमारा देश नहीं है जो चाइना और उस वक्त लड़ाई हुई थी। हमने हमेशा ही इनको डिफीट दिया है 1 to 1, जब भी पाकिस्तान से हुई है, इवन चाइना की भी बार हुई है। आप इनका इतिहास देख लीजिए, 1947 हुई, उसके बाद 1965 हुआ, उसके बाद 71 हुआ, जिसमें कि हमने लाखों सैनिक पकड़े और जनरल मानेक शाह ने उनको अरेस्ट भी किया।
और 1916 हुआ, उसके बाद 99 हुआ, जब कारगिल की बात आई थी तब भी इनको डिफीट दी 1-1। उसके बाद आप देखिए पुलवामा में इनने इनको डोज दी है? नहीं, हम नहीं माने। एम्बेसडर अमीन, हम आपकी बात से सहमत हैं। एम्बेसडर अमीन, हम पूरी बातों से आपके सहमत हैं, लेकिन हम फोकस आपसे चाहते हैं कि भाई उस दिन ट्रंप ने जब पहला रिएक्शन कल ट्रंप का था शेमफुल, आज वो कह रहे हैं कि हमारे लिए दोनों देश बराबर है, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, दोनों लोग वो रोको। तो फिर इतने दिनों से हम उनकी सारी बातें मान रहे हैं, हम उनको तमाम टैरिफ में छूट दे रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और आज उन्होंने भी रंग दिखा दिया पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर। ये भी तो इस पे भी तो हमको गौर करना पड़ेगा। ये गौर करता है विदेश मंत्रालय। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो कैरियर डिप्लोमेट हैं, अच्छी तरह से इनकी बातों को समझते हैं। मोदी जी ने वैसे ही नहीं रखा है उनको विदेश मंत्री, सोची समझी नीति के तहत रखा है, और जानते हैं मोदी जी कि किससे क्या हमें देश को फायदा मिलने वाला है। देश सर्वोपरि है। आप देखिए ना कि बात ये कुछ भी करें, लेकिन इनके जो अंदाज होते हैं डिप्लोमेट्स के, ये जो रियल डिप्लोमेट्स हैं, और ये रियल डिप्लोमेट हैं, इन्होंने हमेशा यही किया है, दो देशों को लड़ाने की बात की। आप हमारे देश में देखिए, अंग्रेज ने राज किया, पाकिस्तान को दो जगह बांट के चले गए। क्या तुक था? हमें एक तरफ देते, लेकिन नहीं, जानते थे कि भविष्य में इनका लड़ाई होनी है, और ऐसा करके गए हैं, जिसके कारण आज तक ये हमसे युद्ध करता आ रहा है। पहले से जीते या न जीते, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब करता है। इसी तरह से आप गल्फ कंट्रीज में देखेंगे कि वहां भी इजराइल को बसाया, इजराइल को बसाने के कारण था पूरा गल्फ को डिस्टर्ब करने की बात थी। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक आदमी इंसाफ की बात करता है। अब ये इंसाफ की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा रशिया को हमने ज्यादा विश्वास पात्र माना है कि रशिया ने जो कहा वो किया, और हमने इसीलिए उसका साथ भी दिया। हमने अमेरिका की बात को नहीं माना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगा। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और फार्मर एम्बेसडर मंजू सेठ जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आप दोनों का। रुख सीधे नवेद सिको का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेद जी, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दिन, सुबह जब हम लोग उठे तो आप देख रहे होंगे जो एक्स पर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें ये था कि भाई ये रावलपिंडी पे किसने हमला कर दिया, 3 ड्रोन दगे, 4 ड्रोन दगे, फिर शहर की संख्या बढ़ती गई। लेकिन 11 बजे के बाद कहीं ना कहीं संकेत मिले कि नहीं ये ऑपरेशन सिंदूर है। अब शाम को आते आते स्पष्ट हो गया, राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, हमने बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से दूसरे दिन भी किया है। तो सीधे सीधे पाकिस्तान ने हम पर गोले दागे हैं रात में, और हमने थोड़ा हमले का दायरा और बढ़ाया है। इसको किस नजरिए से हम देखें नवेद साहब? बाकायदा युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश, और इस बीच में इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत की सैन्य शक्ति का दुनिया के सामने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। एक नए भारत की एक नई तस्वीर, एक नए हौसले, हमारे हथियार, हमारी सैन्य शक्ति, हमारे हौसले दुनिया देख रही है। और एक कॉमन राय दुनिया की जो है, और सारी कूटनीतिक और डिप्लोमेट अलग है, मैं एक चीज जो कॉमन सी है कि भारत ने किसी देश पे हमला नहीं किया है, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया जिस पाकिस्तान को एक आतंकवादियों का गढ़ मानती है, लोकतंत्र या एक देश नहीं मानती है, उसको एक आतंकवादियों का एक बियाबान मानती है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने हमला किया है, अपना सैन्य प्रदर्शन बहुत दिनों के बाद किया है, बड़ा शक्तिशाली, बहुत एडवांस, बहुत ही हौसलों से भरा, और बहुत सिस्टम के साथ, बहुत रियाज के साथ, और बहुत ही अनुशासन के साथ में हमने युद्ध की सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए, सारा पालन करते हुए आतंकवाद पर हमला किया है। और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका जैसे राष्ट्र की कि जिस तरह तुमने लादेन को मारा था, वो लादेन जो दुनिया के सामने आतंकवाद का एक खूंखार चेहरा बनकर दुनिया को परेशान कर रहा था, उसी तरीके से हम सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित हैं। हम वो देश हैं जहां के कई प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं आतंकवाद का शिकार जी। हम वो देश हैं जहां के निर्दोष लोग धर्म के नाम पर बेवजह मारे गए हैं। बेकसूर लोगों को अभी आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी स्पॉन्सर आतंकवादियों ने मारा है, और हम उसका बदला लेने के लिए आतंक का सफाया जो का ऑपरेशन चला रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये दुनिया के लिए फायदेमंद है। ये एक
कंसेप्ट है और एक आतंक के खिलाफ लड़ाई है, किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं है। लेकिन इस बीच में हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बाकायदा युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई हैं, ये बात भी सही है। अब आप जो जिक्र कर रहे थे, गंभीर विषय आपने अमेरिका का उठाया, अब हम उधर आ जाते हैं। ये बात तो सही है कि दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि पाकिस्तान आतंक की एक ताकत है, एक केंद्र है, एक मरकज है, और उसको उस पर मार करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको काबू में करना, उसके आतंकवाद का सफाया करने का जो भी अनुष्ठान करेगा, दुनिया उसको सराहेगी, क्योंकि दुनिया का हर देश आतंकवाद को पसंद नहीं करता है जी। लेकिन अभी अमेरिका के रुख की आपने बात कही कि बड़ा गोल गोल रुख है, जबकि हम लोग कुछ वर्षों से तो अमेरिका को अपना बहुत करीबी दोस्त मानते हैं और ये मानते हैं कि पाकिस्तान के करतूतों, उनके आतंकवाद से जब दुनिया वाकिफ है तो अमेरिका भी वाकिफ है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान में आतंकवाद का जो सबसे बड़ा चेहरा था उसको घुस के मारा था। हम भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं, हम भी आतंकवादियों को मार रहे हैं ताकि वो हमें नहीं मारे, इसलिए डिफेंसिव हो। हम शांति चाहते हैं, हम बुद्ध और महात्मा गांधी के देश के नागरिक हैं, हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध के पैरोकार नहीं है, लेकिन वो हमें मार रहा है, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए आतंकवाद से हम अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना का क्या रुख है, इस बात को समझने की जरूरत है। आज चाइना बहुत ऑडियंस की तरह बैठी हुई है और चाइना इस बात पर गौर कर रही है कि आखिर इंडिया के अंदर सैन्य शक्ति कितनी है जी। वो पाकिस्तान की अभी खुल के मदद नहीं कर रही है। चाइना इस बात को देखना चाह रही है, चाइना के सामने एक प्रेजेंटेशन मान लीजिए, और हो सकता है कि चाइना ने ये पूरी स्क्रिप्ट पैदा की हो, अपने पिट्ठू, अपने पाकिस्तान के कंधे पर अपनी बंदूक रख के ये पूरी सिचुएशन गढ़ी हो। आज चाइना देख रही है कि भारत के बारे में जो लोगों की धारणा है, या हम भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आज का नया भारत बहुत शक्तिशाली भारत, सैन्य शक्ति तो हमारी बहुत बढ़ गई। तो चाइना ये देख रही है, अभी वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रही है, और अमेरिका भी ये देख रहा है कि अभी पाकिस्तान की मदद अगर चाइना करती है तो हमारा रुख कुछ और होगा। तो ये सारी चीजें अब ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है, चाहे अमेरिका हो चाहे तो ये जो सारे सुपर पावर है नवेद भाई, ये कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर पावर जो हैं ये कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ताक झांक करना चाहती है हमारी सैन्य शक्ति के बारे में, और उसको खुल के सब कुछ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में युद्ध अगर खिंचा लंबा तो ये हमें पता चलेगा कि चाइना का क्या रोल है, पाकिस्तान को वो किस तरह मदद अंदरूनी तौर से चीन करता है, और चीन अगर मदद करता है तो अमेरिका हमारा किस तरीके से साथ देता है, दुनिया हमारे साथ किस तरह। फिलहाल तो दुनिया हमारे साथ है क्योंकि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन चाइना और अमेरिका पर हमें बड़ी सख्त नजर रखनी है और हमें देखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी ताकझाक करने के लिए तो ये ड्रामेबाजी नहीं करवा रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात। रजनीश जी, नवेद भाई ने कहा कि भाई ये इसमें जिस तरीके से दबी छुपी बातें वो कर रहा है अमेरिका, और कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन का स्क्रिप्टेड मामला हो, तो ये हमें थोड़ा सा और सतर्क रहने की जरूरत है। रजनीश जी अनम्यूट करिए प्लीज। रजनीश जी आप ऑडिबल नहीं हैं, प्लीज। रजनीश जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। रजनीश शुक्ला की आवाज ठीक की जाए। फार्मर एम्बेसडर मंजू सेठ की तरफ हम रुख करते हैं और यही सवाल मंजू जी की तरफ टॉस करते हैं। मंजू जी, जैसे नवेद सिको साहब ने कहा कि ये अमेरिका का रुख, तो आज भी मैंने देखा, मुझे बहुत निराशा हुई कि भाई जिस अमेरिका को हम अपना दोस्त लगातार मान रहे हैं और हमने नियामतें बांटी हैं, हमने टैरिफ कम किया है, हमने उसको मित्रता का भाव रखते हुए हमने मित्र का धर्म निभाया है, और वो कह रहा है कि ठीक है मेरे लिए दोनों बराबर हैं, ये लोग लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, लड़ाई बंद करें, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। ये कौन सी बात हुई मंजू सेठ जी? आपने बिल्कुल सही कहा। ये आई थिंक स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है वो बिल्कुल एक अभी भी नहीं, पहले भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही अमेरिकन गवर्नमेंट का थोड़ा सा एक ड्यूअल अप्रोच रहा है इन मुद्दों पे हमेशा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते थे, और अब इतना नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी
फुल्ली वो चाहते नहीं हैं कि इसमें, क्योंकि साउथ इतना जानते भी नहीं, क्योंकि अगर आपने सुना होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कहा कि ये लोग तो लड़ते रहते हैं, डेकेड से लड़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, और इनकी आपस में सुलझा लेंगे, और सेंचुरीज से लड़ाई है। सेंचुरीज का तो मतलब ही नहीं है, पाकिस्तान तो था ही नहीं सेंचुरीज अगो। लेकिन उनका जो एक कैजुअल सा अप्रोच है साउथ एशिया की तरफ, हालांकि उनको चाहिए इंडिया को अपना करीबी समझते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां उनका रियल इंटरेस्ट है और थोड़ा उनका जहां इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो इंडिया के साथ वर्क करेंगे जहां उनका कंप्लीट इंटरेस्ट है। अदरवाइज वो थोड़ा सा एक एम्बिगुअस सिचुएशन रखेंगे। और एम्बेसडर मंजू जी, हरदम हमने देखा है कि अमेरिका का अप्रोच पाकिस्तान का, जैसा अभी एक अमीन साहब ने कहा कि वो भारत आते हैं, यहाँ बढ़िया पालक पनीर खाते हैं और वहाँ जाकर बिरयानी खाते हुए पैसे देते हुए निकल जाते हैं, तो ये तो अप्रोच रहा उनका। वही ना, उनका डबल अप्रोच रहा है, ताकि क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट, वो अपना देखते हैं हमारा इंटरेस्ट कैसे सर्व हो सकता है इस रीजन में, एंड यही उनका अप्रोच। और हर कंट्री का होता है अपना इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन यूएस का, क्योंकि इट इज ओनली सुपर पावर अभी, तो वो बिल्कुल एक यूनिक एक अपनी पोजीशन उन्होंने अपने आप को मानते हैं, और उसके तहत वो अपना सारा फॉरेन पॉलिसी, और अभी हम देख ही रहे हैं ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा हो रहा है, इमिग्रेशन पे, टैरिफ्स पे, हर एक चीज पे नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की वो बात करते आए थे इतने सालों से, हर एक चीज को वो चैलेंज कर रहे हैं, हर एक चीज को ओवरटर्न कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल वे से फंक्शन कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं वो कैसे उनकी जो हर एक्शन है, अब वो बॉलीवुड के ऊपर भी हॉलीवुड के ऊपर भी, मूवीज के ऊपर भी बोल रहे हैं कि बाहर से कोई मूवी आएगी तो हर एक चीज पे वो एक दबाव डालने की कोशिश, और एक अपना ही एक काइंड ऑफ रूट या अपना रूल चलाना चाह रहे हैं। जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो चैलेंज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और अपने हम देखें यूरोप के साथ भी, तो फ्रेंड्स एंड फोर्स सभी के साथ एक वो नया अपना एक एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इन एवरी रिलेशनशिप, कि हमारे हिसाब से सब चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ी बात है। और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे दिल्ली चलते हैं। You would have perhaps seen some information related to develops late last night, early this morning, which has been put out of defense. Just in case it has been missed, I will Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and on the details. Thank you, sir. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तान केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot,
Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adhampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। To demonstrate that Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan, Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind. Thank you. अरे खोलो यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेना ने और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो लगातार हम इस कार्यक्रम में भी बता रहे थे और सुबह से बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जो 7/8 दरमियानी रात 7/8 अप्रैल की दरमियानी रात हमारे 15 ठिकानों पर हमले किए, 15 शहरों में हमले किए हैं। ये शहर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक हैं। लेकिन अब आधिकारिक रूप से बात सामने आ गई है। सेना ने इस बात को आधिकारिक रूप से कह दिया है कि ये 15 सैन्य ठिकाने थे। इसका मतलब कि पाकिस्तान ने हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, हमने पाकिस्तान के किसी भी तो लो ना फौज ने कल अपने एक्शन दिया है। Secondly, I want to invite your attention to the. Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba. The group has been
reported earlier, I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. In fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. This was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice, within a few hours after the incident on the 22nd of April, and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are, as I and fabrication that has come from across the border, and I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands any and all involvement with terrorism. I think the Pakistan Information Minister said there are no terrorists in Pakistan, and I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks. Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani Information Minister said there are no terrorists in Pakistan, and I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to
deliberately mislead the international community. They claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So, in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics, these are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and in fact defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation.
A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there. And perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not
be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the Western rivers. Any projects that India sought to build on the Eastern rivers, and even on the Western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see, the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as
has been made clear earlier as well. Pakistan has not responded to our request to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. On Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances if in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defence today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defence. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other, if you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table? I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Here, go ahead. फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीजें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना
इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन। या Siddhant. So Siddhant from Beyond. Sir, we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more escalation? Because it is looking like it's going towards more escalation. And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are two basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. Yeah. Sir, this is Mausami from India Today. Now, in the all-party meeting, we have learned that the defense minister has said that, in the Operation Sindoor, almost 100 terrorists were killed. Would we have any details about what is the number like, and also about if there were any big faces, masterminds, terrorist masterminds who were in fact killed? There is also a report that Masood Azhar's family's 10 members have been killed, and Rauf Asghar, who was actually the mastermind of Pulwama, he's also been badly, severely injured. I don't have information at this point in time to share with you on these issues. But as I said, I think, there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let's have some patience. Information will come out. It will be shared in due time. Shruti. Thank you, Foreign Secretary. Shruti Ranjan from Bloomberg. Sir, could you give us any understanding whether India has moved the IMF or the World Bank to kind of, sensitize them about the the bailout that Pakistan has, and the kind of stuff that the Pakistan government is doing? Look, we have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. The process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. And since you are from Bloomberg,
I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been, very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. So we can, one last question, sir. Yeah. One last question. Foreign Secretary, I'm Siddhant from CNN News 18. I would like to know, since it's an opportunity to speak to you, I would like to know the response coming from United States since last 3 weeks. Saudi Arabia, Qatar. In fact, Prime Minister Modi spoke to Qatar before the strikes that evening. Perhaps how do you read the support coming from these countries? Perhaps traditionally they were seen on the other side. This time around, their statements are strong worded. In fact, India-Saudi joint statement also had a very strong condemnation, strong worded condemnation. United States at all level have condemned the attack and have extended support. In fact, Saudi Deputy Foreign Minister is in India. He just met EMS Jaishankar. Also, if you could shed some light on his visit, his meeting with EMS Jaishankar. In fact, we have also been told that he met Prime Minister Modi. Thank you. Look, all the countries that you named and many others, we have been in touch with them. The Prime Minister has spoken to a large number of world leaders. A large number of world leaders have called him, as have called the External Affairs Minister. As we speak, there are conversations going on today as well with world leaders. And your assessment or conclusion of the general tenor of these messages is very much on point. And I think this is a recognition of the fact, firstly, of the barbaric nature, the unprecedented nature and character and features of the attack in Pahalgam, and a recognition of India's right to respond to this, and also a recognition of the fact that in responding, we have been nothing but responsible and have done so in a restrained, in a measured, and in a non-escalatory manner. I think that counts for something. People have taken that into account, and that is what is explaining the kinds of reactions that we are seeing. And we appreciate the sentiments and the statements that have been made by the vast majority of world leaders. Yes, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs is in Delhi. He had a meeting with the External Affairs Minister earlier today. I don't have further details at this moment, but if there are details, the ministry will share them at some point with you. Thank you. I think that's all we have time for today. हो चुकी है। फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। कल उन्होंने कहा था कि नहीं हम कल जवाब देंगे, और आज उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात कही है कि भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने बीती रात गोलाबारी की है, ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, और इन सभी हमलों को बेकाबू जो हमले किए गए थे उनको काबू में कर लिया गया है, और इन हमलों को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। तो सुबह से अभी तक की खबर आ रही थी कि भारत के कुछ शहरों में कुछ इलाकों में गोले बरसाए गए हैं, लेकिन जब सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पष्ट कर दिया कि हम केवल आतंकी अड्डों पर अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर, सैन्य इलाकों पर हमले किए जिन्हें हमने नाकाम कर दिया है। विदेश मंत्रालय और सेना ने, जैसा कि कल भी कर्नल सोफिया और विंग कमांडर मिका सिंह ने बहुत जोरदारी के साथ में कहा कि अगर हमें फिर छेड़ा गया या हमारे ऊपर फिर आक्रमण किया गया कहीं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे हमले जारी रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तमाम तरीके से कूटनीतिक बातें की हैं। विदेश सचिव ने ट्रीटी की बात की है, जो सिंधु जल समझौता था उसकी बात की है, उसको रिवाइज करने की बात की है। तो बहुत सारे जो चीज़ें की हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह के साफ हो गया, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हम पर अगर फिर से हम पर अगर कोई हमला किया गया
तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये साफ साफ तौर पर आपने देख लिया कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय, सेना और एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपने इरादे जता दिए हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम पर हमें फिर हमले किए गए, बार बार इस बात को लेकर विश्व समुदाय को भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आतंकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं। हमने कोई भी कहीं पर जो सिविल ठिकाना था उस पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ गुरुद्वारों पर हमले किए गए, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। तो अब ये एक तरीके से पाकिस्तान प्रवोक कर रहा है। पाकिस्तान उन जो नियम कायदे हैं उनको तोड़कर सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। 16 लोगों के मारे जाने की भी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। तो कुल मिलाकर अब भारत ने सीधे सीधे इसे चुनौती के रूप में लिया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने। इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है कि सेना अध्यक्ष जो हैं वो उपेंद्र द्विवेदी, भारत के सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। कुछ नई जानकारियां लेकर गए होंगे, जाहिर सी बात है। और पूरी तरीके से विपक्ष, सरकार, सेना, इंटेलिजेंस और पूरा देश इसको लेकर कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।